नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच खास खबरों पर नज़र डालते हुए। हरिवंश के रवैये से विपक्ष खफा, नायडू ने किए 8 सांसद निलंबित। राष्ट्रपति से मिलेगा विपक्ष, संघ का संगठन भी बिलों के विरोध में आया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी से कहा 10 मुस्लिमों के नाम बताओ, छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा पहले डिजिटल मीडिया की लगाम कसो। अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर बॉलीवुड में घमासान। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन यह है कि गोदी मीडिया को अगर पराजित करना चाहते हैं तो स्वतंत्र मीडिया का समर्थन कीजिए, उसके पक्ष में खड़े होइए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने के लिए आप ये कदम ज़रूर उठाएंगे। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू द्वारा 8 सांसदों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देने के बाद विपक्ष और भी आक्रामक हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद आज नायडू ने कहा कि सांसदों ने जिस तरह का व्यवहार किया वो बेहद ख़राब था, लेकिन उन्होंने जब 8 सांसदों को सस्पेंड किया तो सदन में जमकर हंगामा हुआ और सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। निलंबित किए गए सांसदों में डेरेक ओब्राउन, संजय सिंह, राजीव साटव, के रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नाजिर हुसैन और एलामरान करीम के नाम शामिल हैं। वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था। विपक्ष ने एक दिन पहले कृषि से संबंधित 2 विधेयकों पर विपक्ष के संशोधनों पर मत विभाजन की मांग स्वीकार नहीं किए जाने को लेकर उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष उपसभापति की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी है कि उपसभापति हंगामे के शांत होने का इंतज़ार कर सकते थे। ये तर्क अजीबोगरीब लगता है कि विरोधी दल के सदस्य अपनी बेंच पर नहीं जा रहे थे, इसलिए वोटिंग के बजाय ध्वनिमत का सहारा लिया गया। ध्वनिमत का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर मत विभाजन की मांग की गई हो, वह कैसे मत विभाजन कराया जाए, यही काम तो पीठासीन अधिकारी का होता है, जो उपसभापति महोदय नहीं करा सके। इसके अलावा राज्यसभा की कार्रवाई 1 बजे से आगे चलाने का फैसला भी उपसभापति ने एक तरफा लिया, जबकि कोरोना काल में काफ़ी सोच विचार करके दोनों सदनों का समय और इसके लिए नियत दिन तय किए गए थे। सर्वदलीय बैठक में ये बातें तय हुई थी। ऐसे में समय बढ़ाने का फैसला भी सर्वदलीय बैठक या सबकी सहमति से होना चाहिए था। विपक्षी दल समय बढ़ाने का विरोध करने लगे। सदन की कार्रवाई कवर करने के लिए मीडिया का नहीं होना भी बड़ा सवाल है। मीडिया को वही फुटेज दिए गए जो सत्ताधारी दल के लिए उपयुक्त थे। सदन के भीतर सदस्य का आचरण चिंता का विषय है, मगर ये किसान बिल से बड़ी चिंता तो नहीं हो सकती। संबंधित सदस्यों को दंडित किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रक्रिया है, मगर इस नाम पर किसान से जुड़े बिल पर चर्चा नहीं होने दी जाएगी या फिर वोटिंग नहीं होने दी जाएगी, तो आखिर हम किस संसदीय परंपरा को जी रहे हैं। तो ये लगातार देखा जा रहा है कि सरकार संसद को बाईपास कर रही है, संसद को उसके अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करने दे रही है और बहुमत के दम पर तमाम बिल को रोड रोलर की तरह पारित करवा रही है। आपको याद होगा कि पिछले सत्र में भी 15-20 दिन के अंदर 40-45 बिल सरकार ने एक झटके में पास करा लिए थे बिना चर्चा के। तो संसदीय प्रक्रिया को बाईपास करके, उसे नज़रअंदाज करके और संसद के महत्व को गिराकर ये सरकार बहुमत के जोर पर अपनी बातें मनवा रही है, विधेयक पारित करवा रही है। अब इस मामले में उपसभापति हरिवंश की भूमिका बहुत ही विवादास्पद है, बहुत ही नकारात्मक है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष के मत विभाजन की मांग को दरकिनार करते हुए सत्तारूढ़ दल के
की सहूलियत के हिसाब से ध्वनि मत को कैसे सदन विधेयक पारित घोषित कर दिए। तो ये साफ दिखा रहा है कि सरकार के मन में संसद को लेकर वैसी चिंता नहीं है। संसद की प्रक्रिया को लेकर, संसदीय लोकतंत्र को लेकर, संसद में होने वाली बहसों और कार्रवाई को लेकर उसके मन में बहुत ज़्यादा आदर सत्कार नहीं है। और उपसभापति ने जिस तरह से व्यवहार किया वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, आपत्तिजनक था। और पूरा एक जो सरकार का दर्शन इससे निकल कर आता है वो यही है कि सरकार एक बहुमत की तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। सामाजिक स्तर पर वो बहुसंख्यकवाद को स्थापित करने के लिए, रोपित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, बल्कि कहना चाहिए कि निरंकुश ढंग से कोशिश कर रही है। और अब संसदीय प्रक्रिया के मामले में भी उसका यही चरित्र, यही रवैया, यही व्यवहार सामने आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आगे चलकर हम जिस संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, उसका मार्ग बहुत संकुचित होता जा रहा है। उसका जो पूरा रूप है वो बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में खतरा लोकतंत्र का है, खतरा लोकतंत्र पर मंडरा रहा है। संविधान और संसदीय प्रक्रिया की उपेक्षा का मंडरा रहा है, जो कि निश्चित रूप से भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती है। अगली खबर लेते हैं। संसद में पारित किए गए कृषि संबंधी विधेयकों को सहमति नहीं देने की मांग को लेकर 12 विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को बताया कि कल राज्यसभा में कृषि क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण विधेयक बिना मत विभाजन के पारित कर दिए गए। इन विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलने के लिए 12 विपक्षी दलों ने समय मांगा है। ये भी बता दें कि कृषि बिल को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान बहुत ज़ोरदार ढंग से विरोध कर रहे हैं और संघ से जुड़ा किसान संगठन भी इसके विरोध में उतर आया है। संघ से जुड़े संगठन भारतीय किसान संघ का कहना है कि ये विधेयक उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है और इससे किसानों का जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। इंडिया टुडे न्यूज़ वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा कि देश के 80% किसान छोटे या मध्यम वर्ग के हैं, इसलिए एक भारत एक बाज़ार का नारा उनके लिए काम नहीं करता है। यह या तो बड़े उद्योगों या बड़े किसानों के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पिछले 2 बजट से 22,000 नई मंडियों की बात कर रही है। आखिर वे कहाँ हैं? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कृषि और खाद्य मंत्रालयों को नौकरशाह चला रहे हैं, जिन्हें ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा भी नहीं है। भारतीय किसान संघ के महासचिव ने बताया कि मौजूदा फॉर्मेट में ये विधेयक किसानों की मदद नहीं करेगा। देश भर के 50,000 किसान प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि वे इस कानून को मौजूदा रूप में नहीं चाहते। वहीं कृषि बिल पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि नया कृषि विधेयक मंडियों के खिलाफ नहीं है और जो कह रहा है कि ऐसा नहीं है वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कुछ परियोजनाओं का ऐलान करते हुए अपने संबोधन में कृषि बिल पर विस्तार से सफाई दी। तो प्रधानमंत्री को बार बार सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये झूठ है कि मंडियाँ ख़त्म होने जा रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते रहे हैं, उनके बार बार झूठ पकड़े भी गए हैं और अब तो उनके परिवार का, संघ परिवार का एक संगठन भी कह रहा है कि ये बिल किसान विरोधी हैं, इनसे बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा, उन्हीं को लाभ होगा और किसान और खेती धीरे धीरे कमज़ोर होते जाएंगे, उनका नाश होता जाएगा। तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि जो विपक्षी दल राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, 12 विपक्षी दलों ने कहा कि मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि इन बिल पर साइन न करें। तो ये ठीक है, एक संसदीय प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चूँकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, इसलिए उनसे गुजारिश करना और उनसे मिलकर अपनी बात रखना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन कोविंद हम जानते हैं कि एक रबर स्टाम्प से ज़्यादा हैसियत नहीं रखते हैं और जो सरकार कहती है उसे उस पर चुपचाप हस्ताक्षर कर देते हैं। तो कोई उम्मीद राष्ट्रपति भवन से रखना बेमानी होगा। यहाँ ये भी बात जोड़ देनी ठीक होगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संगठन हैं वो
बयानबाजी के स्तर पर तो सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ते हैं। किसानों के संगठन किसानों के विरोध का हिस्सा नहीं बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपनी साख बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए और थोड़ी बहुत अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए वो बीच बीच में इस तरह से सरकार विरोधी बयान देते रहते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन दरअसल वो सरकार के ही साथ होते हैं और पक्ष भी हम ही हैं, विपक्ष भी हम ही हैं और हम ही दोनों जो पक्ष हैं उनको उनकी आवाज़ हैं। ये इस तरह की ध्वनि संघ परिवार देने की कोशिश करता रहता है। ये एक तरह का कहना चाहिए मायाजाल है और जिसमें एक छलावा है, जिसमें ये धोखा देने की कोशिश होती है कि संघ परिवार इस तरह के विधेयकों के हक में नहीं है। अगर संघ परिवार विधेयकों के हक में नहीं है तो ये कैसे पास हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि संघ परिवार तो इस सरकार की मम्मी है, अम्मा है, और वो अगर अपनी औलाद को नियंत्रित नहीं रख सकती है तो या तो करना नहीं चाहती है या निश्चित रूप से अब उसका कोई वजूद उस तरह से नहीं रह गया है और वो केवल चुनावी मशीनरी के रूप में पार्टी का और सरकार का संगठन और उसकी मददगार के रूप में वो खड़ा है और एक दिखावटी विरोध करता रहता है। और अब एक ऐसी खबर लेते हैं जिससे ये पता चलता है कि दिल्ली पुलिस किस तरह से भेदभावपूर्ण ढंग से काम कर रही है, किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक काम कर रही है दिल्ली दंगों की जांच करते वक्त। दिल्ली के 28 साल के नौजवान इलियास ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के वक्त मुझसे कहा कि अगर दिल्ली दंगे के मामले में 10 मुसलमानों के नाम बताओगे तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इलियास को दंगाग्रस्त इलाके शिव विहार में स्थित राजधानी पब्लिक स्कूल में तोड़फोड़ को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इलियास को 5 महीने से ज़्यादा का वक्त जेल में गुजारना पड़ा। जमानत मिलने के बाद उसे शिव विहार में ही स्थित डीआरपी सेकेंडरी स्कूल में तोड़फोड़ के मामले में दर्ज एक दूसरी एफआईआर के चलते 14 मई को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। राजधानी और डीआरपी दोनों ही स्कूलों को दंगाइयों ने निशाना बनाया था। 3 सितंबर को जब दूसरे मामले में जमानत के बाद इलियास घर वापस लौटा तो द वायर के मुताबिक इलियास ने कहा कि उसे ऐसा लगा कि मुस्लिम होने की वजह से ही उसे निशाना बनाया गया। इलियास ने द वायर को बताया, ये मांग रहे थे ना आज़ादी, ले लो। उसने कहा कि उससे और बाकी मुसलमानों से पुलिस स्टेशन में इसी तरह बात की जाती है। जब पहले मामले में इलियास की गिरफ्तारी हुई तो उसे दयालपुर पुलिस थाने में ले जाया गया और भीड़ की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। इलियास के मुताबिक उस पर आरोप लगाया कि वो भीड़ में शामिल है, लेकिन इलियास ने इससे इनकार कर दिया। इलियास ने आरोप लगाया कि उससे कहा गया कि अगर वो इस वीडियो में 10 लोगों के नाम बता देगा तो उसे रिहा कर दिया जाएगा। इलियास ने द वायर से कहा कि जैसे ही मैंने कुछ हिंदू लोगों के नाम दिए तो पुलिस ने कहा मुसलमान नाम बता। तोड़फोड़ में इलियास के होने का कोई सबूत न मिलने के बाद भी उसे मंडोली जेल भेज दिया गया। इलियास ने कहा मेरे मजहब को मेरा जुर्म बना दिया गया। तो दिल्ली पुलिस जिस तरह से जांच कर रही है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उसके पास एक पहले से लिखी हुई पटकथा है साजिश की और जिसमें नाम भरे जा रहे हैं वो सारे नाम जाहिर है कि मुसलमानों के हैं या फिर जिन्होंने CAA और NRC के प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था बढ़ चढ़कर, उनके दौरान वो सक्रिय रहे थे, तो उनके चुन कर उन्हें फंसाया जा रहा है फर्जी मामलों में। ऐसे पुलिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ चुकी हैं जैसे कई FIR की भाषा एक ही तरह की है, एक ही तरह के वाक्य हैं, एक ही तरह के सेंटेंस हैं और कई FIR में जो समानताएं हैं वो गिरफ्तारी के और जो बरामदगी हुई वो लगभग एक समान है। तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से मन बनाकर सुनियोजित तरीके से मुसलमानों को फंसाने की कोशिश में दिल्ली सरकार लगी हुई है। और हम सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार किसके अधीन है, किसको रिपोर्ट करती है, कहाँ से उसे निर्देश मिलते हैं और वो किस तरह से इस पिछले 6 महीनों में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि चाहे वो जामिया का मामला हो, चाहे JNU का मामला हो, हर जगह उसकी जो कार्रवाई रही है, उसका जो कार्यकलाप रहा है वो शक के घेरे में रहा है, सवालों के घेरे में रहा है और वो
दंगाइयों को बचाती रही है और ऐसे लोगों को भी बचाती रही जिनकी भूमिका दंगों को भड़काने में रही है, जैसे अनुराग तोमर, जैसे कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और इसी तरह के लोगों जिन्होंने भड़काऊ बयान दिए, उनके खिलाफ FIR तक उसने दर्ज नहीं की है। तो जाहिर है कि दिल्ली पुलिस पर अब इलियास के बयान से एक और शक की मुहर पक्की होती हुई दिख रही है। अगली खबर लेते हैं। क्या सरकार कुछ वेबसाइटों पर होने वाली अपनी आलोचनाओं से बौखलाई हुई है और उनका मुंह बंद कर देना चाहती है? केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उससे ऐसा ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा निर्देश की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा करना ही हुआ तो ये काम संसद पर छोड़ दिया जाए। लेकिन यदि मीडिया के लिए दिशा निर्देश की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट डिजिटल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करे। केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया पर शिकंजा कसने की ज़रूरत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि डिजिटल मीडिया नफरत का जहर फैलाता है और हिंसा व आतंकवाद को जानबूझकर उकसावा देता है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का ये दूसरा हलफनामा है। पहले में सरकार ने कहा था कि यदि उसे मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करना है तो टेलीविज़न नहीं, पहले डिजिटल मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी करे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय दूरदर्शन टीवी के कार्यक्रम बिंदास बोल में UPSC जिहाद एपिसोड पर सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर यह कहकर रोक लगा दी कि इसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मीडिया में किसी तरह का स्वनियमन होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह से कुछ न्यूज़ चैनलों में, मीडिया संस्थानों में बहस का आयोजन होता है, ये चिंता का मामला है। लेकिन सरकार ने जो एफिडेविट दिया है उसमें इसके उलट टेलीविज़न चैनलों को बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन डिजिटल मीडिया को निशाना बनाया गया है। तो ये बहुत ही साफ साफ दिख रहा है कि सरकार का एजेंडा क्या है, क्यों वो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट की जाँच को पटरी से उतारना चाहती है। उसका सीधा सा मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई इस तरह की कार्रवाई ना हो जिससे गोदी मीडिया जो सरकार का एजेंडा चला रहा है, सरकार के एजेंडे पर काम कर रहा है, सरकार और संघ परिवार और हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है, उस पर किसी तरह की रोक टोक हो। तो एक तो ये कर रहा है, दूसरा वो डिजिटल मीडिया से घबराया हुआ है, सरकार घबराई हुई है और लगातार उस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ दो चीज़ें ध्यान में रखने की है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से केबल एक्ट है जो 1995 में बना था और उसमें बाकायदा प्रोग्राम कोड्स दिए गए हैं, संहिता दी गई है और उसका पालन करवाने की जिम्मेदारी सरकार की थी जो आज तक नहीं निभाई गई है। तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आज अदालत में इसकी याद भी दिलाई और सरकार को कहा कि वो इस जिम्मेदारी को निभाए। तो सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही है क्योंकि उसका एजेंडा कुछ दूसरा है। और अब डिजिटल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है तो डिजिटल मीडिया में पहला कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम बड़े देशों में, प्रमुख देशों में डिजिटल मीडिया और ख़ासतौर से सोशल मीडिया के कंटेंट को लेकर, जिसमें हेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, चिंताएं जाहिर की जा रही हैं और कानून कड़े किए जा रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी में, यूरोपियन संघ में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कदम उठाए हैं। लेकिन हमारी सरकार अभी तक सोई हुई है। अब चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट काम करे और उसके हिसाब से डिजिटल मीडिया पर अंकुश लगाए। तो जाहिर है कि उसका अपना एजेंडा है और वो एजेंडा अपनी विचारधारा, अपने कार्यक्रम और इसी को सामने रखकर है, न कि मीडिया को संतुलित बनाने, निष्पक्ष बनाने और एक लोकतांत्रिक समाज में किस तरह से काम करना है उसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालने की कोशिश कर रही है। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। मोदी सरकार की नीतियों पर हमलावर रहे और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए मशहूर निर्देशक और अभिनेता अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद बॉलीवुड में घमासान शुरू हो गया है। अभिनेत्री पायल घोष ने ये आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद कल्कि कोचलिन ने अपने पूर्व पति अनुराग कश्यप का समर्थन किया है और पायल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने अनुराग कश्यप को संबोधित अपने ट्वीट में कहा है कि ये ऐसा समय है जब बिना नतीजा जाने लोग गलत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हाल के दिनों में बॉलीवुड में चल रही इस उथल पुथल के बीच ही अभिनेत्री पायल घोष का
ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभिनेत्री ने डायरेक्टर को ट्वीट करते हुए लिखा, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और देश को पता चले कि हकीकत क्या है। मुझे पता है कि ये कहना मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी सुरक्षा खतरे में है, कृपया मदद कीजिए। जिसके बाद सवाल उठने लगे कि पायल ने सीधे पीएम मोदी को टैग करके ट्वीट किया है, जबकि उन्होंने अभी तक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। जिसके बाद अब उन्होंने कहा है कि वो ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएंगी। पायल ने इस मामले में ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी और माही गिल जैसी अभिनेत्रियों का नाम भी घसीट लिया है। पायल ने कहा कि जब मैंने अनुराग का विरोध किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब तो नॉर्मल बात है, बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस मेरे साथ बहुत सहज हैं। पायल ने कहा कि अनुराग ने उनके सामने ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी, माही गिल समेत कई एक्ट्रेस के नाम लिए थे और कहा था कि ये सब बहुत कंफर्टेबल हैं। जिसके बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने पायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। ऋचा के वकील ने एक बयान में कहा है कि हमारी क्लाइंट ऋचा चड्ढा तीसरी पार्टी द्वारा गलत तरीके से मामले में घसीटे जाने की कड़ी निंदा करती हैं। किसी भी महिला को अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल दूसरी महिला को परेशान करने, उन पर बेबुनियाद आरोप लगाने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। ऋचा के वकील ने कहा है कि हमारी क्लाइंट ने कानूनी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके हित में उचित कानूनों और अधिकारों का भी प्रयोग इसके लिए किया जाएगा। बता दें, ये पहला मामला है जब किसी महिला ने अपने लिए इंसाफ मांगते वक्त दूसरी महिलाओं को भी घसीट लिया हो। कुछ लोगों का मानना है कि पायल ने जिन महिलाओं का नाम लिया है वो सभी सरकार विरोधी विचार रखती हैं और इसीलिए एक तीर से कई निशाने लगाने की ये कोशिश है। तो जो समय है, जो टाइमिंग है और जिस तरह के लोगों को टारगेट किया गया है इस पूरे मामले में, उससे कुछ बातें साफ निकल कर आती हैं और वो ये हैं कि अनुराग कश्यप सीए विरोधी प्रदर्शनों में बिल्कुल खुलकर सामने आए हैं। कई बार वो मोदी की खुलकर आलोचना कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना कर चुके हैं, दिल्ली पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उसकी आलोचना कर चुके हैं। और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में अगर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा मुखर कोई आवाज़ है तो वो अनुराग कश्यप की है। तो अनुराग कश्यप को खामोश करने के लिए क्या ये एक हथकंडा आजमाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? पायल घोष को इस तरह से खड़ा किया जा रहा है, जो पायल घोष एफआईआर दर्ज कराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित करती हैं और बोलती हैं कि मुझे मदद कीजिए। क्या वो कंगना रनौत से प्रेरणा ले रही हैं, जिन्हें माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी उपलब्ध कराई है? क्या वो इस लालच में हैं? क्या वो सुर्खियां बटोरना चाहती हैं? तो ये तमाम सवाल हैं जो बता रहे हैं कि जो कुछ भी समाज में हो रहा है और जो ये सरकार कर रही है और जो भी हिंदुत्ववादी एजेंडा के तहत किया जा रहा है कि जो भी असहमत है, विरोध में खड़ा है, उसकी नीतियों का विरोध कर रहा है, उसे बदनाम करो, उसका चरित्र हनन करो, उसे फर्जी आरोपों में फंसा दो, उसे जेल में ठूंस दो। ये तमाम तरह की चीज़ें हम पिछले 2-3 सालों से लगातार और बढ़ चढ़कर होते हुए देख रहे हैं। तो अनुराग कश्यप को भी ऐसा लगता है कि इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है और जिन अभिनेत्रियों का नाम पायल घोष ने लिया है वो आगे बढ़कर कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उनकी पूर्व पत्नी भी कह चुकी हैं और भी लोग अनुराग कश्यप के साथ सामने आए हैं। तो साफ है कि एक पूरा जो अभियान चल रहा है विरोधियों को दबाने का, इस बार निशाना अनुराग कश्यप पर साधा गया है। और अब बुलेटिन के अंत में कोरोना से संबंधित जानकारी आपको दे दें कि भारत में एक दिन में 86,961 नए मामले सामने आए हैं। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा भी अब 54,91,000 के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में शीर्ष पर है। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख के पार चली गई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन साथियों ने अभी तक satyhindi.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन इसे सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।